नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम यादव सर्वहारा संघर्ष समिति वाराणसी से। साथियों, 2024 का चुनाव आ चुका है। जनवरी शुरुआत हो चुकी है और 5-6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। सर्दी काफ़ी है, जुकाम भी हुआ है। आज नौजवानों से, जो हमारे देश के नौजवान हैं, मैं उनसे आज अपनी कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आता है और चुनाव आते ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग जाती हैं। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। उसमें जो वर्तमान समय में सरकार में है, भाजपा गवर्नमेंट, जिसको जनता मोदी सरकार के भी नाम से जानती है, क्योंकि भाजपा के शासन में मोदी जी की ही सब चलती है। उनके भी नेता मोदी जी के आदेशों से, चुनावों से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, 2024 के चुनाव में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि नौजवानों के लिए बहुत सारा हर विभाग में वैकेंसियाँ शुरू हो गई हैं। बिजली विभाग की वैकेंसी आ रही है, शिक्षकों की भर्ती आ रही है, पुलिस की भर्ती आ रही है। और मोदी जी 2024 में आए थे तो ये भी वादा किए थे कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दूंगा। फिर उन्होंने सरकार में आने के बाद एक स्टार्टअप शुरू किया और जिसके तहत लोगों को लोन बांटना शुरू किया। छोटे रेहड़ी पटरी दुकानदार 10,000 से लेके 10 करोड़ 20 करोड़ तक, अब उसी को उन्होंने रोजगार का दर्जा दे दिया। देश के अंदर जो बेरोजगारी डाटा निकलती थी वो भी निकलना बंद कर दिया। मोदी जी ने ऐसा रोक लगाया कि उस विभाग के कई कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए। तो इन नौकरियों का जो वैकेंसी निकल रही है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि कहीं ये 2024 के लिए लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर अधिकतर जो भर्तियां होती हैं वो कोर्ट में जाकर अटक जाती हैं। किसी का पेपर लीक का मामला हो जाता है, तो किसी के पेपर में जो एग्जामिनेशन होता है उस क्वेश्चन में गड़बड़ी आ जाती है, या और बड़ी सारे इश्यूज लेकर के कोर्ट में अटक जाता है। इधर चुनाव हो जाएगा और आप बहुत खुश होकर के उनको सत्ता में बैठा देंगे, फिर वो कहानी 10 की 10 पड़ी रहेगी। तो देश के नौजवानों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई देश की सरकार जो देश के विकास के लिए, देश की जनता के लिए प्रतिबद्ध होती है, अगर वही सरकार अपने युवा साथियों से, नौजवानों से झूठ बोले, वही सरकार नौजवानों से गलत बयानी करे, और जिस देश का नौजवान रोड पर बेरोजगार होकर घूम रहा हो, उस देश को विकसित देश बनाना बड़ी मुश्किल का काम है। क्योंकि किसी भी देश की जो युवा शक्ति होती है, उसी की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है देश के निर्माण में। तो ये परीक्षा जो हो रही है, जो वैकेंसी आ रही है, लोग फार्म भरेंगे और हर फार्म के 100, 200, 500 फीसें होती हैं। जहाँ 10 पोस्ट हैं वहाँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग भरते हैं। तो ये फार्म की बिक्री से उन बोर्डों की कमाई तो हो जाती है। फिर उसके बाद परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा। वो प्रोसेस इतना लंबा चलेगा कि मालूम हुआ कि चुनाव तो बीत गया, जनता ने वोट दे दिया, फार्म भर कर खुश है, ख्वाब देख रही है,
फिर सरकार बदलने के बाद उनकी प्लानिंग बदल जाती है, फिर किसी न किसी मामले में वो कोर्ट में अटक जाएगा या कोई नई कानून आ जाएगी या उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा? हमारा देश जो सोने की चिड़िया थी, हमारा देश में जो विज्ञान कौशल सबसे चरम पर था, जब यूरोप को दाने दाने के लिए महंगा था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो हिंदुस्तान के इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के देवी देवता सोने के गहना पहनते थे, ऐसी चर्चा है। यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा होती थी, दुनिया की पहला विश्वविद्यालय था जो हिंदुस्तान में था। दुनिया के पहले ऐसे आइकान भगवान बुद्ध जिनका जन्म हिंदुस्तान में होता है। दोस्तों, आज जरूरी है सही समय पर सही डिसीजन लेने की। देश की आर्थिक हालात क्या है, जरा उसकी आप चर्चा कर लीजिए। किसी के सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, उसकी गारंटी कितनी होती है। और यहाँ तक कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता है। मुश्किल है कि वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो उनके नौकरी की समस्या आ जाएगी। तो साथियों, आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि एक नज़र देश के नीतियों पर हो तो एक नज़र देश चलाने वाले नेताओं पर हो, पार्टियों पर हो, ताकि अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से सरकार के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो सभी खारिज हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के अधीन हो चुका है। अभी पिछले बार जब चुनाव हुआ अमेरिका में राष्ट्रपति का, तो उसमें जो पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी ये कहिए कि चुनाव के समय वो भी वर्तमान राष्ट्रपति थे, उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि बेईमानी हो रही है। अमेरिका जैसा देश का जो रूलिंग राष्ट्रपति है, वो आरोप लगाता है कि बेईमानी हो रही है। बेईमानी नहीं हो रही थी, वो हार रहा था। हिंदुस्तान ऐसा देश नहीं। हिंदुस्तान में विपक्ष आरोप लगाता है, उसकी सुनी नहीं जाती है। अगर इस देश को पारदर्शी बनाना है तो पहला काम यही करना पड़ेगा कि ईवीएम से चुनाव बंद कराना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी जो भी संगठन, जो भी नेता ईवीएम के खिलाफ बोलता है, उसको बैन करने की आवाज़ उठाता है, उसका आप समर्थन करिए, खड़ा होइए, उसके पक्ष में जाइए। क्योंकि ईवीएम एक तकनीक है, एक चिप सॉफ्टवेयर से चलती है। तो आप बताइए कि एक बिहार का लड़का गूगल जैसे जो सर्च इंजन है उसको हैक कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो ये ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है, ईवीएम अगर इतने ही विश्वासपूर्ण है तो दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं वो ईवीएम को क्यों छोड़ दिए। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि विकसित राष्ट्रों में जो टेक्नोलॉजी छोड़ दिया जाता है उसको मोदी जी खरीद कर लाते हैं। आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना था? चाइना ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि बुलेट ट्रेन की यात्रा हवाई जहाज से ज़्यादा रिस्की है और महंगा है। जापान में भी धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया और मोदी जी लाए, कुछ एक ट्रेन चली, कुछ दिन चर्चा में रहा, फिर उसकी कहानी खत्म हुई। और दोस्तों, ये जो चर्चाएं होती है ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक होता है। जब योगी जी पहली बार सरकार बनाए थे यूपी में,
तो जिस दिन वो योगी जी का बजट पेश होना था, उसी दिन विधान भवन के अंदर कोई चरस या कोई चीज लेकर गया, हल्ला गुल्ला हुआ, बजट पेश हो गया, उस पर बहस नहीं हुई। अभी पिछले दिनों ड्राइवरों का कानून आया, कहीं चर्चा नहीं, कहीं कोई बात नहीं, कानून बन गया। ड्राइवर सड़क पर उतरे, चुनाव था 2024 का, तो बोले अभी लागू नहीं करूंगा। इसके पहले भूमि के लिए, किसानों के लिए 3 काले कानून लाए थे। उस समय इनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, पहले उस कानून को राज्यसभा में पास कराया, और पास कराने के पहले जब बहुमत नहीं था तो उसमें विपक्षी के जो सांसद थे, उनको 65 सांसदों को विदेश टूर के लिए इन्होंने भिजवा दिया। सांसद है, उनको पैसा देती है सरकार, देती है, कुछ लोग मिले होते हैं, वो तो आपस में खिचड़ी पका लेते हैं ना। अब उपस्थिति जितने सांसदों की थी उसमें बहुमत बना लिया इन्होंने, काले कानून पास कर दिया। किसानों का विरोध हुआ तो उसको स्थगित कर दिया, खत्म नहीं किया, स्थगित कर दिया। अनुकूल वातावरण समय आने पर लागू करेंगे। तो ये देश के प्रति जो साजिश हो रही है, साथियों, इस देश के इतिहास में जाइएगा तो जो सोने की चिड़िया भारत थी, उस पर इतने हमले हुए और सबका गुलाम हुआ भारत। डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटेन आया, उसके पहले मुगल आए, सब गुलाम क्यों होता था? उसके पीछे जो कारण थे कि यहाँ की 10% ही आबादी को सारे अधिकार प्राप्त थे, राज्य चलाने के, पढ़ने के, लिखने के, और जो 90% आबादी थी उससे कोई मतलब नहीं, देश को कोई मारे काटे गुलाम बनाए, वो अधिकार से वंचित था। उन्हीं को जोड़ने के लिए गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में पूरी जनता को धीरे धीरे खड़ा करना शुरू किया। जब आवाम अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुए, तब वो शासन करने के दूसरे तरीके बदल दिए। उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट शासन नहीं किया जा सकता, अब अपने नुमाइंदों के थ्रू भारत में शासन किया जाएगा। उसके लिए सिंगापुर में 46 में बैठक होती है, जवाहरलाल नेहरू जी उसमें जाते हैं। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल रहते हैं, अमेरिका के जो CIA प्रमुख रहते हैं, जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रतिनिधि थे, और ये तय किया जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा। 46 में तय होता है, 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन 46 में ये तय कर दिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आते हैं, तब ये 46 में ही संविधान सभा का गठन किया जाता है कि भाई आप देश तो आज़ाद हम छोड़कर जाएंगे तो आपको संविधान चाहिए ना। तब पूरा दुनिया के देशों से जोड़ करके संविधान की एक रचना किया गया और ऊपरी रूपरेखा को जोड़ा गया। बकिया अंदर की जो अंतस की जो चीज़ें हैं वो वही ब्रिटिश गवर्नमेंट की 60-70% उस संविधान में पिरो दिया गया। उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर की बड़ी योगदान यह है कि उनके वजह से कुछ जनता के अधिकार मिले। सभी की वोट की कीमत एक हो गई, अमीर और गरीब की। एक उपलब्धि उन्होंने दिया और इस उपलब्धि के बल पर जनता ने 1947 के बाद सरकार कांग्रेस की बनने के बाद बहुत सारे कानून अपने पक्ष में बनाए, लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत किया। आपको पता है कि चुनाव आयोग में TN शेषन जैसे लोगों को नियुक्त करना, चुनाव आयोग को बनाना कांग्रेस सरकार ने बनाई, लेकिन TN शेषन ने खटिया खड़ी कर दी कांग्रेस की। तो लोकतंत्र के स्तंभ तो खड़ा किए। हालांकि वो पिछले दरवाजे से छुप छुप करके
कानून को गलत उपयोग कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है वो खुलेआम मजदूरों का कानून रद्द कर दिया, किसानों के खिलाफ काले कानून बना दिया। बिना आर्थिक समानता के सामाजिक समानता नहीं हो सकती, जिसके लिए आरक्षण बनाया गया। और बाबा साहब ने संविधान में यह लिखा कि यह संविधान लागू होने से शुरू होगा, यानी 1950 में आरक्षण लागू होगा, 1980 में खत्म कर दिया जाएगा। और दुर्भाग्य रहा है कि संविधान नहीं लागू हुआ। SC/ST का कुछ लागू हुआ, वो काशीराम की वजह से 80 में जाकर के पिछड़ी जाति का रिजर्वेशन लागू किया। लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं चाहिए रिजर्वेशन, अब खत्म कर दो, क्योंकि आप इतना बदलाव कर चुके हैं कि खत्म होने के कगार पर है। बस एक काम कर दो, हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री कर दो, राजकीय कर दो, निःशुल्क कर दो, सबके लिए अनिवार्य कर दो। जब तक शिक्षित भारत नहीं होगा तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे, तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। जब तक स्वस्थ भारत नहीं होगा तब तक हम दुनिया में अपने रचनात्मक कार्यों का लोहा नहीं मनवा पाएंगे। तो ये नौजवानों के नाम है, हमारा एक संदेश है कि 2024 का चुनाव आएगा, 5 साल के लिए एक नई सरकार आएगी। एक नरेटिव चलाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से कि 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जो कहते हैं वही रिजल्ट होता है। अब वो कैसे कहानी होती है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, बकिया ये अगल बगल आप देखते होंगे। बहुत कुछ इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो कहते हैं कि कहीं न कहीं देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के आज़ादी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश को ऐसे दिशा की तरफ मोड़ दिया गया है जहां एक दिन खड्ड में जाकर गिर जाएगी, जहां कहने के लिए, सुनने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। औपनिवेशिक रूप से तो हम आज भी गुलाम हैं। आज हमारे ऊपर आर्थिक लूट हो रही है और हर घर से पैसा अमेरिका तक जा रहा है, पूंजीपतियों तक जा रहा है। और आपको समझाया जाता है कि उनके सुविधाओं की वजह से जाता है। लेकिन साथियों, मुझे नहीं समझ में आता कि जो पेट्रोल यहाँ 100 रुपया में मिल रही है वहीं नेपाल में 60 रुपया में कैसे मिलती है। जो हिंदुस्तान में गैस 1000 में मिलती है वहीं बांग्लादेश में 350-400 में कैसे मिलती है। वही कंपनी है जो हमारे देश को सप्लाई देती है, हमारे देश की ही कंपनी वहाँ पर सप्लाई कैसे कम में देती है। इसको आप लोगों को समझना है। और हमारा विचार अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।